friend, this is Atul Pratap Singh and welcome to APS classes. Today we will discuss about the chapter Resource and Development. In this chapter, what we will learn? We will learn about the heading Development of Resources. In previous lecture, we have already discussed about the development and resources. What is resources and what is the means of development? अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था कि रिसोर्सेज से किस तरीके से ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट होता है. इट मींस रिसोर्सेज आर द वाइटल फॉर द ह्यूमन बींग्स. रिसोर्सेज जो है ह्यूमन बींग्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं. बट इन दिस हेडिंग वी विल लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. मींस अभी तक हम लोग पढ़ा था कि डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स बाय द रिसोर्सेज. अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का भी डेवलपमेंट किस तरीके से किया जा सकता है. सो इन दिस हेडिंग हाउ वी कैन लर्न अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज. हम लोग किस तरीके से सीखेंगे कि किस तरीके से हम डेवलपमेंट कर सकते हैं. कैन बी इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द रिसोर्सेज इन आवर नेचर. क्या हम अपने नेचर में रिसोर्सेज की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, रिसोर्सेज की मात्रा को बढ़ा सकते हैं? यस और नो? नो. हम ह्यूमन बींग्स रिसोर्सेज की क्वांटिटी को नहीं बढ़ा सकता है. क्यों नहीं बढ़ा सकता? कैसे बढ़ा सकता है? जैसे जस्ट लाइक पेट्रोलियम. हमारे पास पता है कि पेट्रोलियम फिक्स है, उसका जो अमाउंट है, जहां भी उसकी क्वांटिटी क्वालिटी हम लोग सर्वे के थ्रू पता कर लिया है कि कहां पर कितनी क्वांटिटी में है. क्या हम पेट्रोल की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं? नहीं बढ़ा सकते हैं. जब हम लोग पेट्रोल की क्वांटिटी को नहीं बढ़ा सकते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर सकते हैं? थिंक अबाउट दिस पॉइंट. भाई जब हम लोग क्वांटिटी को ही नहीं बढ़ा सकते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर सकते हैं? ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. एक तो पॉइंट हमारा ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग रिसोर्सेज की क्वांटिटी को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं बिकॉज रिसोर्सेज आर फिक्स इन आवर नेचर. क्योंकि रिसोर्सेज नेचर में फिक्स हैं. तो देन अ न्यू क्वेश्चन विल राइज इन योर माइंड, देन हाउ वी कैन डेवलप द रिसोर्सेज. तो जब हम लोग क्वांटिटी को नहीं इंक्रीज कर सकते हैं फिर हम लोग रिसोर्सेज को कैसे डेवलप कर सकते हैं? थिंक अबाउट. तो ओके, वी कैन डेवलप द रिसोर्सेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन. We can develop the resources through the process of conservation. Okay, हम लोग रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कंजर्वेशन के थ्रू कर सकते हैं. What is the conservation? कंजर्वेशन होता है संरक्षित रखना, मतलब हम उसको बचाए रखेंगे. ओके, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बहुत प्यारा सा छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं. सपोज आपके पास 10 रुपीज है और आपने उन 10 रुपीज को पूरे दिन में मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, खत्म कर दिया, खर्च कर दिया. ओके, अब नेक्स्ट डे जब आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आपके पास पैसे हैं? बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर पापा से मांग लेंगे, पड़ोसी से ले आएंगे, ठीक है ना, दोबारा आ जाएंगे पैसे. लेकिन नहीं, अभी हम लोग फिक्स किया 10 रुपीज. अब आपके पास 10 रुपीज नहीं है, देन हाउ यू विल सर्वाइव. अब आप कैसे सर्वाइव करेंगे? बिकॉज राइट नाउ यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है. तो सेम थिंग विद द रिसोर्सेज. वही चीज जो है रिसोर्सेज के साथ भी होती है. अगर हम प्रेजेंट टाइम जितनी भी क्वांटिटी हमको पता है रिसोर्सेज की, उसको हम एग्जॉस्ट कर देंगे, खत्म कर दें, ओके, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो इन फ्यूचर हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम उसको सेव नहीं कर पाएंगे. व्हाई? बिकॉज वी इनडिस्क्रिमिनेटली यूज दी रिसोर्सेज, क्योंकि हमने उसको गलत तरीके से यूज करके उसको फिनिश कर दिया. ओके, तो दिस इज द मीन्स ऑफ द रिसोर्स कंजर्वेशन. अब आप समझ गए होंगे कि हम हाउ वी कैन कंजर्व. हमें उन 10 रुपीज को वहीं पर इन्वेस्ट करना चाहिए. फॉर व्हाट टाइप? किस तरीके से? ओनली ऑन द बेस ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल बेस. हम उसको जुडिशियल तरीके से अगर मनी को यूज करेंगे, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है उतना आज यूज करेंगे और जो रेस्ट ऑफ द मनी जो बची हुई हमारे पास पैसे हैं उसको हम नेक्स्ट डे या इन फ्यूचर उसको यूज करेंगे. तो दिस इज द मीन्स ऑफ द कंजर्वेशन. उसी तरीके से हम रिसोर्सेज को भी कर सकते हैं. जितना हमको नीड्स है, ओके, उतना हम अभी यूज करेंगे और बचा हुआ रिसोर्सेज है उसको फ्यूचर में रीयूज करेंगे. तो दिस वी कैन यूज द रिसोर्सेज थ्रू द जुडिशियल वे. इन दिस मेथड वी कैन डेवलप द रिसोर्सेज. इस तरीके से हम रिसोर्सेज को डेवलप कर सकते हैं. इट मींस रिसोर्सेज को बचाना ही क्या कहलाता है? रिसोर्सेज का डेवलपमेंट. ओके, so resources are the vital for the surviving as well as for the maintaining of life of the human beings. okay, resources जो है human beings की लाइफ को मेंटेन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. अब देखिए रिसोर्सेज का इंपॉर्टेंस ह्यूमन लाइफ से देख लिया है, बट इन प्रीवियस लेक्चर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि जो रिसोर्सेज हैं
इट्स अ फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर, बट दे आर नॉट. रिसोर्सेज आर नॉट फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, बट मैनी अज्यूम्ड, बहुत से लोग ऐसा बिलीव करते हैं कि रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, सो दैट्स व्हाई दे यूजिंग द रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली. वो लोग रिसोर्सेज को गलत तरीके से यूज करना स्टार्ट कर देते हैं. आप देख सकते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली यूज ऑफ द रिसोर्सेज, क्योंकि उनको लगता है कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट है, उसको जितना भी हम लोग यूज कर लें वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, और फ्यूचर जनरेशन को वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं. ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो कुछ पर्संस हैं वो उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहे हैं. आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन हेयर. मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा यहाँ पर. सो राइट, गिव योर आंसर इन माई कमेंट बॉक्स. आप लोग इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे. इवन आई ऑल्सो एक्सप्लेन दिस आंसर इन दिस लेक्चर वीडियो. मैं अभी आपको उसका आंसर बता दूंगा, बट आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे जरूर देंगे. ओके, टेल मी द प्रॉब्लम्स कॉज्ड ड्यू टू द डिप्रेशन ऑफ रिसोर्सेज इनडिस्क्रिमिनेटली बाय द ह्यूमन बींग्स. देखिए, टेल मी द प्रॉब्लम्स, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो प्रॉब्लम्स बताइए जिसमें मतलब जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स जो है इनडिस्क्रिमिनेटली रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है या उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रहा है. तो ठीक है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है ह्यूमन बींग्स के लिए या अर्थ सरफेस के लिए क्रिएट हो सकती हैं. तो हियर देयर आर नंबर ऑफ द प्रॉब्लम्स, यू कैन सी हियर. नंबर 1, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स. कुछ बच्चे कह रहे हो सर ये आपने, इसका नाम मोटू है बेटा, MOTU. ओके, मोटू आइडेंटिफाई कर लीजिए, आपको हमेशा आपको ही मिलेंगे. ओके, और सेकंड का नाम है पतलू, PATLU. मोटू एंड पतलू इस लेक्चर वीडियो में ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. ठीक है ना, अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विल बी क्रिएट if the question will ask in your exam just the problems caused due to the indiscriminate use of the resources. At that time you could write point number 1, depletion of resources for satisfying the greed of few individuals. देखिए, कुछ इंडिविजुअल्स की, कुछ लोगों की, मतलब बहुत कम लोगों की जो नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं, डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का डिप्लेशन करते हैं. किस तरीके से, इनडिस्क्रिमिनेटली करते हैं फॉर सेटिस्फाइंग फ्यू इंडिविजुअल्स. अपनी ग्रीड मींस होता है लालच, अपने लालच को फुलफिल करने के लिए वो रिसोर्सेज को क्या करते हैं, डिप्लेशन करते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली, जिससे कि रिसोर्सेज क्या होते चले जा रहे हैं, कंटिन्यू एग्जॉस्ट होते चले जा रहे हैं. ठीक है ना, और वो क्या कर रहे हैं, अपने पास बहुत ज्यादा मनी अर्न करते चले जा रहे हैं. कौन कर रहा है बेटा, ग्रीडी पर्सन, लालची व्यक्ति. ओके, सेकेंड पॉइंट, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स. accumulation of resources in few hands which divided the society rich and poor. देखिए, रिसोर्सेज का जो एक्यूमुलेशन है वो कुछ लोगों के पास में है, और वो लोग कौन है, वो रिच पर्सन है, पावरफुल पर्सन है, वेल्दी एंड हेल्दी पर्सन है. उन लोगों ने क्या कर रखा है, अपना डोमिनेशन कर रखा है किसके ऊपर, रिसोर्सेज के ऊपर, और वो उसको कैसे यूज कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली. ठीक है ना, तो यहां पर देख सकते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स व्हिच डिवाइडेड द सोसाइटी इन टू सेगमेंट्स, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी टू सेगमेंट्स, टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई है. कैसे, एक पार्ट होगा वो रिच होगा. रिच कौन होगा बेटा, मोटू. देखिए, रोल प्ले कर रहे हैं मोटू अपना, ये रिच है. ओके, ये रिच भी हैं और ग्रीडी पर्सन्स हैं. ग्रीडी मींस लालची हैं, लालची हैं तभी ये रिच हैं. कैसे, आप यहां देख सकते हैं कि इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेटली यूज किया है रिसोर्सेज का, बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन कर लिया और सरफेस से, एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज को, और उसको मार्केट में सेल करके एक ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. ठीक है ना, ये लोग मोटू ये नहीं देख रहे हैं कि जो हम कर रहे हैं इस टाइम इनडिस्क्रिमिनेटली यूज कर रिसोर्सेज का, तो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर इसका क्या बैड इफेक्ट पड़ेगा. दे डोंट नो अबाउट दिस, दे आर सेल्फिश पर्सन. ये कैसे होते हैं, ये सेल्फिश होते हैं, केवल अपना ही भला देखते हैं, एक दूसरे का भला नहीं देखते हैं. तो मोटू के बारे में आपको इंट्रोडक्शन मिल गया होगा. ओके, तो रिसोर्सेज जो है सोसाइटी को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है. एक होता है रिच और हैव, मींस पैसे वाले भी हैं और इनके पास सभी रिसोर्सेज होते भी हैं. सेकंड देख सकते हैं पतलू. ये कैसे बेटा, इट्स अ पुअर पर्सन. दिस वन इज द पुअर पर्सन, हमेशा मांगता रहता है, इसको कुछ भी नहीं मिलता है. इट मींस इनके पास वेल्थ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और पावर मींस हेल्थ भी नहीं है. ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन या इनको रिसोर्सेज भी सही तरीके से नहीं मिल पाता है. इवन जो बेसिक नीड्स होती है रिसोर्सेज की, वो भी इनको सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पाती है. ओके, तो दिस इज द, और सोसाइटी जो हमारी
पुअर एंड रिच, टू सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है। एक हो जाता है रिच, जो एक्यूमुलेशन कर लेता है, डिप्रेशन ज्यादा करता है, इनडिस्क्रिमिनेटली करता है, वो रिच पर्सन होते हैं। और जो पुअर होते हैं वो बेचारे सफिशिएंट, जो अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए भी उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, रिच एंड पुअर, हैव और नॉट हैव, मींस इनके पास रिसोर्सेज नहीं है। ओके, तो दिस इज द सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था बेटा? डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। लालची लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए ये लोग क्या करते हैं? इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, कुछ लोगों के हाथ में उसका पूरा एक्यूमुलेशन है रिसोर्सेज का। दैट्स व्हाई आवर सोसाइटी डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट, पुअर एंड रिच। ओके, हैव और हैव नॉट। आई थिंक इतना क्लियर हो गया बेटा। सो नाउ कम टू द पॉइंट नंबर थर्ड। Indiscriminate exploitation of resources led to the global ecological crisis. Most important point in this heading development of resources. देखिए, indiscriminate exploitation of resources, गलत तरीके से कंटिन्यू रिसोर्सेज को हमारे एनवायरनमेंट से, हमारे अर्थ से या विद इन द अर्थ सरफेस से कंटिन्यू गलत तरीके से उसको एक्सट्रैक्ट करना, लेड टू द ग्लोबल। ये क्या करता है? पूरे ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल मींस पूरे वर्ल्ड लेवल पर इकोलॉजिकल क्राइसिस को क्रिएट करता है। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं व्हाट इज द मीन्स ऑफ इकोलॉजिकल। ओके, पढ़ लेते हैं बस इकोलॉजिकल क्राइसिस हो गया, पूरे वर्ल्ड लेवल पर हो गया, बट इन एक्चुअल व्हाट इज द मीन्स ऑफ द इकोलॉजी? इकोलॉजी का मीन्स क्या होता है? इकोलॉजी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा द टर्म इकोलॉजी coined by the first time in 1866 by the Ernest Haeckel, ERNEST, Ernest Haeckel, HAECKEL. Ernest Haeckel, he was the German zoologist. ये कौन थे? ये जर्मन जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1866 में फर्स्ट टाइम इकोलॉजी टर्म यूज किया था। तो बच्चे कह रहे हैं सर आपने ये तो बता दिया कि इकोलॉजी इन 1866 में अर्नेस्ट हैकेल ने फर्स्ट टाइम इस वर्ड को यूज किया था। देन व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस वर्ड? इस वर्ड का मतलब क्या है इकोलॉजी? व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इकोलॉजी क्या होता है? इट इज अ सिस्टम इन आवर एनवायरनमेंट और द रिलेशनशिप, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए ये रिलेशनशिप है किसके बीच में? लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द ह्यूमन विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। एक रिलेशनशिप है लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का किसके साथ में? लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस ह्यूमन, ऑल्सो ह्यूमन इंक्लूड करते हैं इसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। ओके, ये रिलेशनशिप है, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ सरफेस पर है, एनवायरनमेंट में है, विद इन द अर्थ सरफेस पर, उनका जो रिलेशन है किसके साथ में है? फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में है। इट मींस बोथ आर इंटरलिंक्ड। हम लोग जो है इंटरलिंक हैं भाई, ह्यूमन बींग्स हैं, हमारा पूरा कॉन्टेक्ट किससे होता है? फिजिकल एनवायरनमेंट से होता है। तो दिस इज द मीन्स ऑफ द इकोलॉजी। ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द ह्यूमंस, okay, with the physical environment, this make a relationship is known as the ecology. I think अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस है इसका मतलब क्या? मतलब वर्ल्ड लेवल पर, ग्लोबल मींस वर्ल्ड लेवल पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इंक्लूडिंग द ह्यूमन, ओके, मेकिंग द रिलेशनशिप विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। अब अगर यहां पर क्राइसिस आएगा, क्राइसिस, तो ये सभी लोग अफेक्ट होंगे। कौन कौन अफेक्ट होगा बेटा? एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग द ह्यूमंस, ह्यूमन बींग्स भी होगा और फिजिकल एनवायरनमेंट भी होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। ओके, हैव यू लिसन द वर्ड इकोसिस्टम? क्या आपने इकोसिस्टम सुना? एक वर्ड इकोसिस्टम, बिकॉज बोथ वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम द इकोलॉजी, इकोलॉजिकल जो हम लोग वर्ड पढ़ रहे हैं, इनका दोनों का जो है रिलेशन किससे है? इकोलॉजी से है। इकोसिस्टम, हियर यू कैन राइट डाउन, इसको मैं हटा देता हूं, इकोसिस्टम। ओके, अब यहां पर देखिए इको सिस्टम। अब यहां पर जो वर्ड आया इकोसिस्टम, अभी इकोलॉजी क्लियर हो गया ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, इंक्लूडिंग ह्यूमन विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप है। अब यहां पर क्या है? इकोसिस्टम। द वर्ड इकोसिस्टम coined by the first time by the English botanist
जो इंग्लिश बॉटनिस्ट थे मिस्टर A.G. टांसले एंड क्वाइंड दिस वर्ड इन 1935। देखिए 1935 में इन्होंने सबसे पहले इस वर्ड को क्वाइन किया था, पहचाना था या इसको दिया था। क्या दिया था? इकोसिस्टम। जैसा कि आप समझ सकते हैं सिस्टम, एक सिस्टम था। इको मीन्स होता पारिस्थितिकी, इकोलॉजी मीन्स होता पारिस्थितिकी। लेकिन इकोलॉजी और इकोसिस्टम में डिफरेंस क्या है कि इकोलॉजी जो है ओनली पारिस्थितिकी है और इकोसिस्टम क्या है? पारिस्थितिक तंत्र। इट मीन्स इट इज द रिलेशनशिप ऑफ द ह्यूमन बींग्स विद द नेचर और विद द physical environment and interact with each other and affected by the physical factors just like a sun and temperature or the chemical reaction just like a oxygen and nutrition components। तो एक तरीके से ये जो इकोसिस्टम है ये ह्यूमन बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन है। एक दूसरे साथ क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं एंड मेकिंग ए रिलेशनशिप, और ये भी अपना रिलेशनशिप बनाते हैं और ये अफेक्ट भी करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? इंटरेक्ट होते हैं तो एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं। ठीक है ना? दे आर फाउंड इन अ स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम कहां पर मिलता है? स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। अब स्पेसिफिक एनवायरनमेंट का मीन्स क्या होता है बेटा? व्हाई आई एम टेलिंग यू? बिकॉज I want to define the word ecological। मैं आपको इकोलॉजिकल डिफाइन कर रहा हूं। ओके, तो इकोसिस्टम क्या होता है? स्पेसिफिक एनवायरनमेंट। हर चीज का, हर जगह का इकोसिस्टम अलग अलग होता है। जैसे कि आप किसी रिवर का इकोसिस्टम ले लीजिए, वहां पर फिशेस होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, तो उनका एक अलग से प्लैंक्टन्स भी होंगे, स्मॉल ग्रासेस होती है ना, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ग्रासेस प्रोड्यूस इन द वाटर बॉडी, वो भी होंगे। तो दे मेकिंग ए क्या बनाते हैं? एक इकोसिस्टम बनाते हैं। पॉन्ड्स का अलग होगा, रिवर का हो गया है तो नेक्स्ट हो जाएगा पॉन्ड। पॉन्ड्स का अलग होगा, रिवर का अलग होता है, ठीक है ना, ओशन का अलग होता है, सी का अलग होता है बेटा। इकोसिस्टम सभी का अलग अलग होता है। इवन अगर आप अर्थ सरफेस पर जाएंगे तो ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट होता है इनका इकोसिस्टम अलग होता है, सब ट्रॉपिकल रीजन्स का इकोसिस्टम अलग होगा, टुंड्रा रीजन्स का इकोसिस्टम अलग होता है और टैगा रीजन का भी इकोसिस्टम अलग होता है। इट मींस जैसा सपोज टुंड्रा रीजन है, मींस आइस कवर्ड रीजन है, वहां का इकोसिस्टम अलग होगा, वहां पर ग्रासेस होंगे, उसी के अकॉर्डिंग वहां पर एनिमल्स होंगे, वो ग्रासेस को खाएंगे, डेवलप करेंगे। मींस बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, एक दूसरे से क्या है? इंटरलिंक्ड है और एक दूसरे को अफेक्ट भी करते हैं। और दे आर अफेक्टेड बाय द फिजिकल फैक्टर जस्ट लाइक ए सन एंड टेम्परेचर। जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पूरा सिस्टम क्या होगा? अफेक्टेड होगा। तो दैट्स वाई टेम्परेचर इंक्रीज, ओके, तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा? अफेक्टेड होगा। तो यहां पर दे रहे ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो क्या क्या ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होंगे? आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, किस तरीके से इकोलॉजी जो है वो अफेक्ट करता है ह्यूमन बींग्स को और पूरे अर्थ के एनवायरनमेंट को। ओके, इतना क्लियर हुआ ना? तो अब हम लोग आते हैं कि क्या क्या क्राइसिस है। नंबर 1 ग्लोबल वार्मिंग। पहला क्या है बेटा? ग्लोबल वार्मिंग। जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। इकोलॉजिकल मींस फिजिकल एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये दोनों क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं। ठीक है ना? तो ग्लोबल वार्मिंग मींस होता है नियर द अर्थ सरफेस इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अर्थ सरफेस के पास में टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब आप लोग देखेंगे यहां पर कि अर्थ सरफेस पर जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेजेंट टाइम 45 डिग्री सेल्सियस 44 डिग्री सेल्सियस हमारे जो राजस्थान रीजन है यहाँ पर पाया जाता है प्रेजेंट टाइम। ठीक, ओके, 12 बजे के बाद देख सकते हैं आप लोग, तो काफी हॉट हो जाता है इस समय। अगर आप बाहर निकलेंगे ना आफ्टरनून वॉक पर, मीन्स आप 1 या 2 बजे, तो आपको मजा आ जाएगा। वो भी अगर आप रोड पर विदाउट स्लीपर, डबल मजा आएगा आपको। आप कभी करके देख लेना, ठीक है ना? ठीक 12 बजे दोपहर में, 1 या 2 बजे जबरदस्त मजा आएगा। वाई? द टेम्परेचर समथिंग रीचेस अप टू द 45 डिग्री सेल्सियस और 48 डिग्री सेल्सियस। अगर सपोज यही टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस हो जाए, डबल मजा, ज्यादा मजा आएगा भाई आपको। 75 डिग्री सेल्सियस और आप आफ्टरनून वॉक कर रहे हैं, मतलब 1 बजे आप दोपहर में जाकर रोड पर वॉकिंग कर रहे हैं विदाउट स्लीपर, मजे ही मजे हो जाएंगे लाइफ में आप लोगों के। तो देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या हो रहा है? नियर द अर्थ सरफेस द टेम्परेचर गोइंग टू बी इंक्रीज। व्हाई द टेम्परेचर गोइंग टू बी इंक्रीज? क्यों बढ़ रहा है टेम्परेचर? बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज इंक्रीज इन आवर इन्वायरमेंट। क्योंकि CO2 की जो कह सकते हैं क्वांटिटी हमारे इन्वायरमेंट में है, वो क्या हो रही है? कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होने से जो हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो भी क्या हो रहा है? तेजी से बढ़ रहा है। आपको ठीक है सर, टेम्परेचर बढ़ रहा है। देन
What type of the effect will be over the physical environment as well as the living organisms? तो क्या इफेक्ट पड़ेगा बेटा? बहुत से इफेक्ट पड़ेंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्रॉट कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा, ठीक है ना। सप्लाई ऑफ द फूडिंग विल बी डिस्ट्रक्टेड, जो फूड की सप्लाई है मार्केट में ये पूरी डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी, सप्लाई नहीं हो पाएगी मार्केट में, हम लोग जो है भूखे मरने लगेंगे थोड़े दिनों के बाद अगर टेम्परेचर राइज होता है। देयर आर नंबर ऑफ द डिसीजेस विल बी इंक्रीज, बहुत से डिसीजेस जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी। आइस गोइंग टू बी स्टार्ट टू मेल्ट, आइस क्या हो जाएगी? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ओशन लेवल क्या हो जाएगा? राइज होने लगेगा। सी लेवल क्या हो जाएगा? राइज होने लगेगा। जब सी लेवल राइज होगा तो बहुत से आइलैंड जो होते हैं वो क्या होने लगेंगे? सबमर्ज होने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरा इकोसिस्टम क्या होगा? अफेक्टेड होगा। किससे? ग्लोबल वार्मिंग से। आई थिंक क्लियर। पूरी इकोलॉजी, इकोलॉजी मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म मेकिंग अ रिलेशनशिप विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट भी डिस्ट्रॉय हो रहा है और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। तो दिस इज द मीन्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग CO2 की क्वांटिटी कैसे बढ़ रही है? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो आप ऑयल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, कोल इसको बर्न करते हैं ना, तो इसकी जो गैसेस जो है रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, और इस गैस की सबसे बड़ी एक कह सकते हैं पॉजिटिव पॉइंट होता है कि ये अपने अंदर हीट को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। और जब हीट को एब्जॉर्ब करेगी तो वही हीट जो हमारे पूरे एनवायरनमेंट में मूव करती रहती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो जाता है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द रिसोर्सेज, व्हाट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स विल क्रिएट? नंबर 1 ग्लोबल वार्मिंग, नंबर 2 ओजोन लेयर डिप्लेशन। अब ये कौन सी बला है ओजोन लेयर डिप्लेशन? देखिए ओजोन लेयर इट इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर मींस द अपर पार्ट ऑफ द ट्रोपोस्फीयर। देखिए ट्रोपोस्फीयर से अगर हम, ये तो ट्रोपोस्फीयर हो गया, सबसे लोअर पार्ट है हमारे अर्थ सरफेस का ट्रोपोस्फीयर। अगर इसके ऊपर जाएंगे एक ट्रोपोपॉज होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है इसकी, ठीक है, मतलब कांस्टेंट पार्ट होता है, यहाँ पर कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। इसके ऊपर होता है आपका स्ट्रेटोस्फीयर जो कि 13 से या 15 से आपका 50 किलोमीटर ओवर द अर्थ सरफेस। हमारे अर्थ के ऊपर जो है 15 to 50 किलोमीटर बीच में होती है सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर देखिए आप लोग जो NCERT क्लास 10th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ये केवल 10th के बेस पर ही नहीं है, 10th में तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जस्ट लाइक इन 11 एंड 12 अगर आप NDA CDS की प्रिपरेशन करेंगे ना तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है बेटा। बहुत बार पूछा भी गया था कि ओजोन लेयर फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो यू कैन राइट स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है ना। एक तो क्वेश्चन ये बन गया। सेकंड क्वेश्चन कितनी हाइट पर मिलती है ओजोन लेयर, तो आप लिख सकते हैं इट इज फाउंड 20 to 35 किलोमीटर इन स्ट्रेटोस्फीयर। ये 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर की हाइट के बीच में एक लेयर है, इट इज नॉन एज द ओजोन लेयर। ओजोन गोइंग टू बी डिप्लेशन, भाई इसका भी ह्रास हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्यों हो रहा है? ड्यू टू द CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। देखिए जो हमारे कह सकते हैं रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, फ्रिज होते हैं, इनसे जो गैसेस रिलीज होती है ना ये एटमॉस्फेयर में मूवमेंट करती रहती हैं। धीरे धीरे ये अपर लेयर में चली जाती हैं गैसेस, वहां पर जाकर जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके साथ जो है इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है ओजोन के मॉलिक्यूल्स के साथ में। किसका होता है? CFC, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैसेस होती हैं उसका इंटरेक्शन होता है। किसके साथ में होता है? ओजोन मॉलिक्यूल से। ओजोन के मॉलिक्यूल्स जो ओजोन के अणु होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उनसे इंटरेक्शन होता है, और जब इंटरेक्शन होता है तो क्लोरीन रिलीज होती है। कब क्लोरीन रिलीज होगी? जब CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के जो एटम्स होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो टूटते हैं तो उससे क्लोरीन रिलीज होती है गैस, और वो क्लोरीन जो गैस होती है इट्स अ वेरी हार्मफुल फॉर द ओजोन लेयर्स, और जिसकी वजह से ओजोन लेयर की जो लेयर है वो क्या होती चली जा रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि ओजोन लेयर में होल हो गया है, सपोज इट्स अ ओजोन लेयर, ठीक है ना, और अंटार्कटिका के ऊपर इसमें क्या हो गया है? होल हो गया है। तो जो UV अल्ट्रा वायलेट रेज हैं जो सन से आती हैं बेटा अर्थ सरफेस के ऊपर, इसको ये नहीं रोक पाता है और ये सीधे डायरेक्ट अर्थ सरफेस पर आ जाती हैं। एक तरीके जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं इट्स अ वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं बिकॉज इट्स क्रिएट नंबर ऑफ द डिसीजेज जस्ट लाइक स्किन कैंसर और स्किन डिसीजेज। इसकी वजह से ह्यूमन बींग्स जो है स्किन डिसीजेज से अफेक्टेड हो जाता है, उसकी डेथ भी हो जाती है। तो इट्स अ वेरी हार्मफुल एंड ओजोन लेयर
प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ओजोन लेयर जो है हमको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें तो होल हो गया है। होल का मतलब बेटा यहाँ पर जो यूज किया गया उसका मतलब है कि जो लेयर है हमारी, सपोज 15 किलोमीटर भी मोटी लेयर है, तो वो क्या होती है, थिन होती चली जा रही है, पतली होती चली जा रही है, ठीक है ना, पतली होती, अभी इतनी होती चली जाएगी। दिस इज द मीन्स ऑफ द होल। यहाँ पर जो होल का वर्ड यूज किया गया उसका मतलब यही है कि होल जो है उसकी जो लेयर है वो धीरे धीरे क्या थिन होती चली जा रही है, जिसकी वजह से जो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस हैं, जो रेज हैं सन से आती हैं, वो तेजी से हमारे अर्थ सरफेस पर इन्वायरमेंट में क्या कर रही हैं, एंटर कर रही हैं, जिसकी वजह से बहुत से डिसीजेस क्रिएट हो रहे हैं। ओके, सो आई होप आपको ओजोन लेयर डिप्लेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। तो ये सब चीजें क्या है, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ये केवल इंडिया में इफेक्ट नहीं करेंगे कि नहीं यूपी राजस्थान दिल्ली में इफेक्ट करेंगे, भाई मैं तो वहां नहीं करूंगा। ये क्यों अफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। जब बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गया तो उसकी वजह से बहुत तरीके की गैसें जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही हैं, और वही गैसें जाकर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रही हैं, उसको नुकसान पहुंचा रही हैं, ठीक है ना। तो ये कोई हमारा अपना नहीं है कि मैंने एसी लगा लिया है तो इसकी गैस निकल रही है और हमारे ऊपर जो है क्या हो गया है, डिप्लेट होल हो गया है, अब तो हमारे ऊपर जो अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई भी एक कंट्री करेगा तो उसका इफेक्ट जो पूरे वर्ल्ड वाइड मींस ग्लोबल लेवल पर पड़ेगा। ओके, तो दिस इज द मीन्स ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लेशन। और थर्ड वन, यू आर ऑल नो वेरी वेल अबाउट द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तीसरे को तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, द नंबर ऑफ द रीजन फॉर डूइंग सच टाइप द पॉल्यूशन इन आवर एनवायरमेंट। आपको पता है कि बहुत तरीके से पॉल्यूशन होते हैं ना, तो ये भी हमारे हेल्थ के लिए, हमारे ह्यूमन बींग्स के लिए, इवन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और फिजिकल एनवायरमेंट के लिए क्या है, हार्मफुल है। अभी देखिए लॉकडाउन रहा था, ठीक है ना, तो बहुत से प्लेसेस से कम से कम 200-250 जो किलोमीटर डिस्टेंस जो माउंटेन रेंजेस थी वो एकदम क्लियर विजिबल हो गई, एकदम से क्लियर विजिबल हो गए थे। इसका मतलब क्या है, जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन वो खत्म हो गया था। अब पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, देयर आर द नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड बाय द ह्यूमन बींग्स। बहुत से इंडस्ट्रीज हैं जिसकी वजह से जो फॉग होता है वो स्प्रेड हो जाता है पूरे एटमॉस्फेयर में और पॉल्यूशन कर देता है। एक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज हो रही है, जस्ट लाइक हम लोग केमिकल काफी यूज करते हैं, ठीक है, फॉर गेनिंग अ मोर एंड मोर प्रोडक्टिविटी फ्रॉम द एग्रीकल्चर क्रॉप। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन पाने के लिए हमको क्या करते हैं, यूरिया है, बहुत से जो है केमिकल रिएक्शन कराते हैं सॉइल्स के साथ में, तो वो पूरा सॉइल क्या हो गई है, पूरी पॉल्यूटेड हो गई है। और जब वाटर बॉडी उसके ऊपर गिरती है, रेनफॉल होता है, तो वही केमिकल जाकर नीचे अर्थ सरफेस में चले जाते हैं और पूरे वाटर बॉडी को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। तो दे आर ऑल इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। तो दिस इज द मीन्स ऑफ द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। तो ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस में आप देख सकते हैं, नंबर 1 ग्लोबल वार्मिंग, आई होप बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा बेटा। नंबर 2 ओजोन लेयर डिप्लेशन, नंबर 3 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, एंड नंबर 4 लैंड डिग्रेडेशन। देखिए लैंड डिग्रेडेशन मींस डिफॉरेस्टेशन, रीजन है ना लैंड डिग्रेडेशन का, तो सबसे पहला मतलब है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मींस पेड़ों को कट कर देना, तो ऑटोमेटिक लैंड डिग्रेडेड हो जाएगा। क्यों, अगर आपने ट्री को कट कर दिया तो जो सॉइल उसको होल्ड किए रहती थी, रूट्स किसकी, ट्री की, पेड़ की जो जड़ें थी मिट्टी को पकड़े रहती थी, अब वो नहीं रहेंगी, ठीक है ना। तो वो सॉइल जो है वाटर के साथ में फिल होके चली जाएगी। तो जो अपर लेयर सॉइल्स का होता है, कह सकते हैं बहुत फर्टाइल, उसके जो कह सकते हैं जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ में फिल हो जाएंगे एंड द लैंड विल बिकम ए अनफर्टाइल। तो वो क्या हो जाएगा, अनफर्टाइल हो जाएगा और वहां पर कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा, तो लैंड विल बिकम ए डिग्रेडेड। ओके, लैंड डिग्रेडेड इसके थ्रू हो सकता है। सेकंड क्या सकता है, ओवर इरिगेशन, ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन कराएंगे तब भी हो जाएगा लैंड डिग्रेडेड, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वाटर सप्लाई करेंगे तो जो कह सकते हैं फर्टाइल पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे, तो लैंड डिग्रेडेशन हो जाएगा। ओके, ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज्यादा ग्रेजिंग कराएंगे, चरागाह होते हैं, सब जानवर सब कुछ खा जाते हैं, तो जो कह सकते हैं ग्रासेस की रूट्स होती है ना, वो सॉइल्स को होल्ड नहीं कर पाएंगी, फिर तो सॉइल क्या हो जाएगी, वॉश आउट हो जाएगी, वहां से चली जाएगी। तो कहने का मीन्स है वो भी इनफर्टाइल हो जाएगी। तो देयर आर नंबर ऑफ द रीजन थ्रू द लैंड डिग्रेडेड। तो बेटा ये तो हो गया है डिप्रेशन ऑफ द रिसोर्सेज थ्रू द इनडिस्क्रिमिनेटली वे। अगर क्वेश्चन मैंने पूछा था कि गिव द एग्जांपल्स ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है ना, ड्यू टू द ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द
indiscriminate way of the resources, गलत तरीके से रिसोर्सेज यूज करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। यू कैन राइट ऑल दीज पॉइंट्स और आपका आंसर बिल्कुल परफेक्टली होगा इफ द क्वेश्चन विल आस्क इन 5 मार्क्स। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है ना तो आप इन पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपका आंसर बहुत इफेक्टिव हो जाएगा। ओके, अगर मैंने जैसे आपको बताया इस सभी इन्वॉल्व कर देंगे तो आंसर विल बी मोर इफेक्टिव देन बिफोर। सो नाउ देन व्हाट शुड आई डू? अगर ये सब हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? अब हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम इसेंशियल। रिसोर्सेज को ये मोटू पतलू में ना करके एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए, बराबर बांट दिया जाए रिसोर्सेज को सभी लोगों में, ठीक है ना। सभी लोगों को जितनी नीड्स है वो लोग अपना उसका यूज कर सकते हैं फॉर सस्टेन क्वालिटी सॉरी बेटा थोड़ा सा बिकम इसेंशियल फॉर सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है ना भाई। लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हमें रिसोर्सेज को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए एंड ग्लोबल पीस, और इससे क्या हो जाएगा? पूरा ग्लोबल पीस भी हो जाएगा, मतलब शांति रहेगी पूरे वर्ल्ड लेवल पर, सभी लोग अच्छे से रह सकते हैं। इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन बाय ए फ्यू इंडिविजुअल्स, अगर जो प्रेजेंट टाइम कुछ इंडिविजुअल्स हैं जैसे कि मोटू, इस तरीके के लोग जो हैं अगर कंटिन्यू डिप्लेशन करते रहेंगे तो क्या होगा? बाय द इंडिविजुअल एंड कंट्रीज कंटिन्यू द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट इज डेंजर। तो हमारा जो वर्ल्ड है, कह सकते हैं अर्थ सरफेस है, इसका फ्यूचर क्या होगा? बहुत ज्यादा डेंजर होगा बेटा, ठीक है ना। तो आप लोग भी, हमारी रिक्वेस्ट, आप लोग भी रिसोर्सेज का बिल्कुल जुडिशियल यूज कीजिए, गलत तरीके से उसको यूज मत कीजिए। तो आई होप आपको इस टॉपिक में बहुत अच्छा लगा होगा और पूरा एकदम से कॉन्सेप्ट जो इस टॉपिक का क्लियर हो गया होगा बेटा। सेकेंड थिंग, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रियो डी अर्थ जेनेरियो, ठीक है ना, 1992 एंड एजेंडा 21, ये हमारे आएंगे नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर देना बेटा। थैंक यू फॉर टुडे क्लास। थैंक यू बेटा।